नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष साधना के मंच पे भविष्य फल एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज की तरफ से मैं अजय अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले एपिसोड के अंदर बात करी थी कि धन संबंधी समस्याओं को किस तरीके से एड्रेस किया जाए, किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए, जिससे हमारा जो धन का नुकसान हो रहा है या हमारे को व्यापार में हानि हो रही है उससे बचा जा सके। इस एपिसोड के अंदर हम बात करते हैं, जनरली लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास चल अचल संपत्ति कितनी है, क्या वाकई में कितनी होगी। हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, उनके अक्सर ये सवाल रहते हैं कि आप पंडित जी ये बताइए कि एग्जैक्टली हमारे पास कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी या नहीं होंगी, क्या मैं जीवन में अपना खुद का मकान बना पाऊँगा। जो लोग रेंट पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं और उनकी आमदनी कम है और जो 20-22 साल की उम्र में होते हैं, उनके अक्सर ये सवाल रहते हैं कि क्या वाकई में वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी में कभी रह पाएंगे, अपना मकान बना पाएंगे। तो ये क्या वाकई में संभव है कुंडली से देखना? तो बिल्कुल संभव है। मैं बता दूं आपको, हम कुंडली में 4th हाउस को प्रॉपर्टी से रिलेटेड, धन संपदा से और संपत्ति से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड, माता के सुख से रिलेटेड चीज़ों के लिए रेफ़र करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी कुंडली के अंदर 4th हाउस का किसी भी तरीके से 11वें घर से कनेक्शन है तो आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होंगी, डेफिनेटली होंगी। अगर आपकी 4th हाउस में ड्यूल साइन है, जैसे कि हम 3, 6, 9, 12 ये चारों साइन ड्यूल साइन होते हैं। अगर किसी भी की भी कुंडली के अंदर 3, 6, 9, 12 अगर 4th हाउस में फॉल कर रहा है और उसका कनेक्शन 11th हाउस से किसी भी तरीके से हो गया है तो आप निश्चित मानिए कि उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होने वाली है। इसी तरीके से उसकी बहुत सारी गाड़ियाँ भी होगी, उसके बाद लग्जरी की कोई कमी नहीं रहेगी। और अगर इसका किसी भी तरीके से वीनस से भी कॉम्बिनेशन हो गया, वीनस के साथ कनेक्शन हो गया, तो ये निश्चित तौर पर बात है कि वो एक नॉर्मल गाड़ी में नहीं घूमेगा, उसको सीधी अच्छी वाली कार यानी बड़ी गाड़ियाँ और बड़ा मकान, बड़ी लग्जरी लाइफ स्टाइल उसकी होगी। तो कुंडली में हम बहुत अच्छे से तरीके से जान सकते हैं। अगर किसी की कुंडली में बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी उसको वाहन और अपनी संपत्ति, अपना मकान का सुख नहीं मिल पा रहा है तो इसका कारण एक ही है कि 4th हाउस का राशि लॉर्ड, 4th हाउस का नक्षत्र लॉर्ड, 4th हाउस का उप नक्षत्र लॉर्ड, इन तीनों की कैलकुलेशन, इन तीनों का किस तरीके से कौन कौन से हाउस के साथ कनेक्शन है, क्या इन तीनों का कनेक्शन किसी भी तरीके से 4, 8, 12 हाउसेस से तो नहीं है, क्या इन तीनों का कनेक्शन किसी तरीके से 11th हाउस से बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये सब चीज़ें मैटर करती है ये जानने के लिए कि वाकई में क्या उसका खुद का मकान होगा या नहीं होगा। इसके अलावा एक और सवाल आता है, लोग कहते हैं कि ये क्या हम अपनी मेहनत से बना पाएंगे या कि मुझे पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलेगी। तो अगर अपनी मेहनत से देखना है तो फर्स्ट हाउस का कनेक्शन उसके साथ होना ही होना चाहिए। अगर कोई भी हाउस, किसी भी व्यक्ति का फर्स्ट हाउस बहुत स्ट्रांग है तो निश्चित तौर के ऊपर वो सेल्फ अर्न्ड मैन होगा और वो अपनी मेहनत से अपनी संपत्ति बनाएगा। 8th हाउस बहुत स्ट्रांग है तो पेरेंटल प्रॉपर्टी भी उसको मिलेगी, पक्की बात है। तो कुंडली के अंदर आप हर हाउसेस के अपने रिजल्ट हैं। कुंडली एक बहुत बड़ा साइंस है, किसी तरीके का कोई मिथ नहीं है। कुंडली में आपको एक एक चीज़ का, हर चीज़ का एक लॉजिक मिलता है और वाकई में हमने अपने 18 साल के अनुभव में ये पाया है कि वो लॉजिक जिन्होंने भी लिखे हैं हमारे ऋषि मुनियों ने, वो बहुत सही हैं। और वाकई में वो लॉजिक हमारे जीवन पे जब हम अप्लाई करते हैं तो हम ये पाते हैं कि वो लॉजिक वाकई में जिन्होंने आज हज़ारों लाखों साल पहले लिख दिए वो आज भी उतने ही सटीक हैं जिस तरीके से पहले हैं। तो अगली बात करते हैं हम आपकी कुंडली के अंदर कि वाकई में हमने देखा है कि जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, कंपटीशन की, सक्सेस की तैयारी कर रहे होते हैं, फिर भी कई बार एग्ज़ाम देने के बाद में भी उनको सफलता नहीं मिलती और कोई 1 नंबर से रह जाता है, कोई 2 नंबर से रह जाता है। बच्चों के सवाल होते हैं हमारे पास में कि पंडित जी मैंने इतनी तैयारी करी, फिर मैं 1 नंबर से रह गया, मैं 2 नंबर। तो अब ऐसा कुंडली में क्या देखा जाए जिससे ये पता लगे कि उसको बार बार मेहनत करने के बाद भी कंपटीशन में सक्सेस क्यों नहीं मिल पा रही है। तो 6th हाउस इज़ द हाउस जो ये बताता है कि वाकई में आपको कंपटीशन में सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। 6th हाउस का अष्टक वर्ग, भिन्ना अष्टक वर्ग अगर हम देखें, उसके साथ साथ में स्टार लॉर्ड, उसके साथ साथ में सब स्टार लॉर्ड अगर हम ये देखें तो हमें ये पता चलेगा एग्जैक्टली कि वाकई में उसको कुंडली में उसको सक्सेस कंपटीशन में मिलेगी या नहीं मिलेगी। मान लीजिए कि कोई आदमी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा है तो वाकई में गवर्नमेंट जॉब के जो एक्चुअली डिनोटेड प्लैनेट हैं, क्या उसकी कुंडली में उनकी पोजीशन सही है या नहीं है। जैसे मैं बताऊंगा गवर्नमेंट जॉब के लिए रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट कौन से हैं, सन, मार्स और जुपिटर। ये 3 प्लैनेट ऐसे हैं जिनकी कुंडलियों में ये 3 प्लैनेट का 1, 4, 7, 10 हाउसेस से कनेक्शन किसी भी तरीके से है तो निश्चित तौर पे हमने देखा है कि उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब जरूर मिलती है। लेकिन इनका शुभ पोजीशन में होना जरूरी है और चेष्टा बल के अंदर
और षटबल के अंदर इनका स्ट्रांग होना जरूरी है। इसी तरीके से इनका भाव मध्य में होना जरूरी है। 1 4 7 10 से गहरा नाता होना चाहिए और किसी न किसी तरीके से उनके 11th हाउस के साथ में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। आपके 10th हाउस का जो नक्षत्र लॉर्ड है उसका किसी न किसी तरीके से 6th हाउस के साथ और 11th हाउस के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर ये सब होता है तो निश्चित तौर के ऊपर आपको सरकारी नौकरी लगेगी ही, पक्की बात है। अगर किसी की कुंडली में हमें देखना हो, बहुत सारे लोग होते हैं जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि मैं IAS बनूंगा, RAS बनूंगा, IPS बनूंगा या नहीं बनूंगा, तो कुंडली में बहुत सही तरीके से इसको पहचाना जा सकता है। और हम जन्म के समय ही कह देते हैं कि ये बच्चा अपने जीवन के अंदर पढ़ लिख के IAS बनेगा, टॉपर बनेगा, ये इस फील्ड में जाएगा और ये पास आउट करेगा या नहीं करेगा या इसको कोई स्ट्रगल रहेगा। तो कुंडली में बड़े अच्छे से जाना चाह सकता है। IPS के लिए हम लोग मंगल सूर्य का कॉम्बिनेशन, मंगल गुरु का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांगली देखते हैं। जो भी लोग IPS हैं, हमने बहुत सारे IPS की कुंडली देखी है, उनकी कुंडलियों में मंगल का बहुत बड़ा रोल होता है और मंगल का बहुत खुद की स्वराशि में या मंगल उच्च राशि में 1 4 7 10 के साथ कनेक्शन, 11th के साथ कनेक्शन, उसका स्टार लॉर्ड, उसका सब लॉर्ड, इनका कहीं ना कहीं से अच्छे हाउसेस के साथ कनेक्टिविटी जरूर होती है और उसके ऊपर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होती है। अगर किसी की कुंडली में मंगल बहुत स्ट्रांग है और पाप ग्रह की दृष्टि में है, लेकिन तो वो उसकी सिविल सर्विसेज में IAS IPS किसी भी लेवल के ऊपर वो नौकरी लग सकती है। लेकिन लगने के बाद में अगर उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि है तो उसके ऊपर कई तरह के ब्लेम्स आते हैं और ब्लेम्स आने के बाद में कई बार वो सस्पेंड भी रहता है और उसको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको मैं बड़ा अच्छा बताऊं कि राहु मंगल का योग को बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर गलत मानते हैं। ये अंगारक दोष होता है जिस तरीके से शनि मंगल का दोष होता है, लेकिन राहु मंगल का दोष जो है आदमी को राजनीति में बहुत प्रवीण बनाता है। उसका किसी भी तरीके से 10th हाउस के साथ कनेक्शन हो जाए तो निश्चित तौर के ऊपर वो आदमी राजनीतिक रूप से बहुत सफल होगा और उसको बहुत सारी सफलताएं मिलेगी। मंगल राहु के कॉम्बिनेशन में मैं आप बता दूं, मंगल को हम ज्योतिष में महावत कहते हैं, सैनिक कहते हैं, तो और राहु को हम एलिफेंट कहते हैं, हाथी कहते हैं। तो महावत जो है हमेशा हाथी के ऊपर बैठता है और मंगल राहु का जब कॉम्बिनेशन होगा तो हमेशा मंगल लीड करेगा। मंगल का राहु पर नियंत्रण होगा, इसलिए मंगल का 20 डिग्री से ज़्यादा होना जरूरी है और राहु से कॉम्बिनेशन के लिए उसका 6 डिग्री का डिफरेंस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी हम उनका युति संबंध मानेंगे, नहीं तो वो युति संबंध नहीं कहलाएगा और उसके जो परिणाम, उसके जो रिजल्ट हैं वो नहीं मिल पाएंगे। तो इस तरीके से कुंडली के अंदर नेगेटिव दोषास को भी हम एलोबरेट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली में वाकई में जो पंडित कहते हैं शनि चंद्रमा का दोष है तो उनके अंदर कम से कम 8 डिग्री से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अगर 8 डिग्री से ज़्यादा का गैप है तो वो युति संबंध नहीं कहलाएगा और शनि चंद्रमा के विष दोष के उसको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जबकि हम उनके इस तरीके के एस्ट्रोलॉजर समझते रहते हैं और उसको शनि चंद्रमा के बहुत सारे उपाय करवाते हैं, जबकि वो प्रॉब्लम उसको किसी और ग्रह के कारण है, लेकिन हम मिसगाइड होते हैं और शनि चंद्रमा के हम लाखों उपाय करते रहते हैं। फिर भी हम हमेशा यही कहते हैं कि हमने इतने सारे उपाय कर लिए फिर भी हमें रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं। वो रिजल्ट इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमने अप्रोप्रिएट प्लानट के उपाय नहीं किए हैं और हम इन अप्रोप्रिएट प्लानट्स के उपाय करते चले आ रहे हैं, इसलिए हमें परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। तो कुंडली में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस प्लानट का उपाय किया जाए, कौन सा प्लानट एक्चुअल में खराब रिजल्ट दे रहा है, कौन सा प्लानट शुभ रिजल्ट दे रहा है। खराब प्लानट के हमेशा आपको दान करने चाहिए, आपको हमेशा उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए गरीबों की। खराब प्लानट से जैसे राहु के लिए मजदूरों को हमें कुछ ना कुछ देना चाहिए, शनि के लिए हमें निर्धन और गरीब व्यक्तियों को कुछ ना कुछ देना चाहिए, मंगल के लिए सैनिक और सिपाहियों के लिए कुछ ना कुछ देना चाहिए, बुध के लिए छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ देना चाहिए, गुरु के लिए आपके माता पिता ब्राह्मणों को कुछ ना कुछ देना चाहिए। एक बड़ी आपको विशेष बात बताता हूँ, जिसकी भी कुंडली में गुरु ग्रह खराब होगा और खराब पोजीशन में बैठेगा उसकी कुंडली में उसको दादा का सुख नहीं मिलेगा, उसके ग्रैंडफादर नहीं होंगे अगर गुरु एक्सट्रीमली बैड पोजीशन में है तो, और उसको अपने दादा अगर हैं भी तो उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, वो बीमार होंगे। तो अगर किसी के भी ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं तो वो अपने गुरु को ठीक करे, अपने गुरु को ठीक करेगा तो आपके ग्रैंडफादर की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। तो कुंडली में बहुत सारे उपाय इस तरीके से होते हैं कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पूजा पाठ ही करें, आप कोई मंत्र जप ही करें, इनके बिना भी उपाय संभव। हर ग्रह का कनेक्शन किसी न किसी तरीके से आपके जीवन में जितनी भी वस्तुएं उपलब्ध हैं, जितने भी प्राणी उपलब्ध हैं, उनसे होता है। जैसे बुध ग्रह का संबंध जो है बहन, बेटी और बुआओं से रहता है और छोटी कन्याओं से रहता है। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह खराब है तो इनकी सेवा करने से, इनका ध्यान रखने से,
इनका कभी मन नहीं दुखाने से आपका बुध ग्रह धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है। इसी तरीके से बुध का संबंध मिट्टी से भी है, तो अगर आप मिट्टी का घड़ा नदी में बहाते हैं तो उससे आपका बुध ठीक होता है। इसी तरीके से एक और उपाय बड़ा अच्छा बताता हूँ, एक और आपका स्टेनलेस स्टील का छल्ला अगर आप अपनी कनिष्ठ छोटी उंगली के अंदर पहनते हैं तो आपका बुध ग्रह ठीक होने लग जाता है। लेकिन स्टेनलेस स्टील का छल्ला ऐसा होना चाहिए जो बेजोड़ हो, उसमें किसी तरह का जोड़ नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल राउंड होना चाहिए और चमकीला होना चाहिए। रॉ छल्ला नहीं चाहिए हमें, शनि वाला जो छल्ला लोग पहनते हैं वो ये वैसा छल्ला नहीं है। स्टेनलेस स्टील बिल्कुल चमकदार छल्ला होना चाहिए। तो ये बुध के कुछ उपाय थे जो कि मैंने बताया। शुक्र के लिए, अगर किसी का शुक्र खराब है तो उसकी स्त्रियों से नहीं बनेगी। आपकी जो पत्नी होती है वो शुक्र का कारण होती है। पत्नी को चांदी सिल्वर वगैरह पहनाने से आपको जल्दी से जल्दी शुक्र ग्रह ठीक होता है। आपको कभी भी अपनी पत्नी का डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, हमेशा उनको रेस्पेक्ट देनी चाहिए। तो ये सब लोग हमारे घर में ही उपलब्ध हैं जिनकी हमें ध्यान रखने से हमारे प्लैनेट धीरे धीरे ठीक होने लग जाते हैं। शनि ग्रह, शनि जो है वो सर्वेंट का कारक होता है। आप अपने नीचे स्तर के जो लोग हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए। जो वृद्ध और मजबूर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, कभी उनसे घृणा ना करें, हमेशा उनसे प्यार करें, हमेशा उनकी मदद करें, तो आपका धीरे धीरे। शनि का एक और मैं बड़ा अच्छा उपाय बताता हूँ जो ये प्रैक्टिकल उपाय है कि शनि को डिसिप्लिन बहुत पसंद है। अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है तो आपकी लाइफ अनुशासनहीन होगी। आप कभी समय से नहीं उठेंगे, कभी ऑफिस समय से नहीं पहुंचेंगे, कोई काम समय से नहीं करेंगे। हमेशा आपको यही रहेगा कि मैं इस जगह पे देर से पहुंचता हूं। कभी एग्जाम में टाइम से नहीं पहुंचेंगे, कभी ना किसी का हर कारण कहीं ना कहीं इनडिसिप्लिन रहेगा। तो अगर आपकी कुंडली में शनि आपको ठीक करना है तो आप अपनी लाइफ में किसी भी एक चीज़ का डिसिप्लिन फॉलो कर लीजिए कि मेरे को मॉर्निंग में सुबह 6 बजे उठना है या मेरे को ऑफिस एग्जैक्टली मेरे को हमेशा टाइम से पहुंचना है। कोई भी एक आप नियम ले लीजिए, आपका शनि धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। इसीलिए इसी प्रकार शनि को झूठ से बहुत नफरत है। जो व्यक्ति जिनका शनि खराब है और वो लगातार झूठ बोलते रहते हैं, उनका शनि और ख़राब होता रहता है, चाहे आप कितने भी उपाय क्यों ना कर लें। इसी तरीके से जो शनि ग्रह होता है वो काले कपड़ों का, जो हम जानते हैं, काली चीज़ों का कारक होता है। आप जिनका शनि खराब है वो काले वस्त्र, काले कपड़े या किसी भी तरीके से लेदर का पर्स, काला पर्स कभी भी अपने साथ में ना रखें। चमड़े को अपने से अवॉइड करें, दूर रखें, तो आपका शनि ग्रह आपको शुभ परिणाम देने लगेगा। शनि का प्रभाव धीरे धीरे कम होगा और आपको शुभ परिणाम देने लगेगा। इसी तरीके से मैं राहु के बारे में, और आपको लास्ट के अंदर हम लोग इसको क्लोज करते हैं टॉपिक को। राहु के बारे में बता दूँ, राहु कौन है? राहु है शूद्र। राहु को कहा जाता है ज्योतिष में, जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं हम उनको राहु से संबोधित करते हैं। इसी तरीके से जो लोग भी हरिजन होते हैं या जो लोग भी लो कम्युनिटी के लोग होते हैं उनको हम राहु कह के बुलाते हैं। तो कभी भी किसी भी व्यक्ति का राहु खराब है तो इन लोगों की मदद करने से राहु धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है। कभी भी इन लोगों का आप अपमान ना करें, आप हमेशा इनकी मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि आप किसी भी तरीके से इनके नज़र दोष के पात्र ना बने, क्योंकि इन लोगों की नज़र उन्हीं लोगों को लगती है जिनका राहु खराब होता है। एक और बड़ी अच्छी बात, जनरली लोग बात करते हैं कि हमारे पे किसी ने कुछ किया कराया है, किसी ने हमारे ऊपर कुछ तंत्र कर दिया है। तो तंत्र भी उन्हीं पे असर करते हैं जिनका चंद्रमा बहुत खराब होता है। अगर आपका मून बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपके ऊपर किसी तंत्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। जब भी चंद्रमा अमावस्या के पीरियड में, जिसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं, दशमी से लेके शुक्ल पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा बहुत कमज़ोर होता है। उस समय पे तंत्र प्रयोग बहुत भारी होते हैं। जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा भारी है वो इस पीरियड का हमेशा ध्यान रखें और नेगेटिव प्लेसेस से जाने से बचें, तो आपको ऊपर किसी तंत्र का असर नहीं होगा, बचा रहेंगे। हमेशा एक फिटकरी का टुकड़ा अपनी पॉकेट में रखें, उससे भी आप तंत्र बाधा से बच सकते हैं। सरसों के दानों को अपने ऊपर से उसार के आप मिट्टी के गोबर के जो छाने होते हैं, जो कंडे होते हैं, उनके ऊपर पूरे घर में घुमा के उनको शनिवार के दिन अगर आप जलाएंगे तो अगर आपके ऊपर, घर के ऊपर किसी तरीके की तंत्र बाधा है तो वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी और नकारात्मक परिणाम दूर हो जाएंगे और सकारात्मक परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से एक और बड़ा अच्छा प्रयोग बताता हूँ कि आप डेली घर के अंदर
कपूर को घी में डुबो के आप अगर आप जलाते हैं तो आपके घर की शुद्धि होती है और नकारात्मक एनर्जी का प्रभाव खत्म होता है और आपके घर में सकारात्मक माहौल बनता है। तो इसी के साथ, इन उपायों के साथ में मैं विराम लेता हूं और हमने बहुत एक अच्छी चर्चा करने की कोशिश करी है। और आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, कोई कुछ जानना चाहता है तो मैं अपने मोबाइल नंबर बताता हूं और मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9828330387। इसके ऊपर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर